हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे मेंडलिव्स एंड मोसले के बारे में। और भी बातें होगी जिसमें बात करेंगे कि उन दोनों ने मिलकर तो फाइनल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बना दिया, लेकिन उस पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सर, ये बार बार आप पीरियोडिक टेबल बोले जा रहे हैं, ये पीरियोडिक टेबल होता क्या है? तो पहले हम पीरियोडिक टेबल के टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद ही हम समझेंगे कि मेंडलीव ने कैसे क्लासीफाई किया था। तो वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे साथ, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियो मैं आपको लिए अपलोड कर सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म समझना होगा हमें पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल, जब इस पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक जो हमारा होता है, ये पीरियोडिक अलग हो गया और टेबल अलग हो गया। तो पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया? पीरियोडिक का मतलब हो गया कि मान लिया जाए कि हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 के बाद फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 1 2 3 4। इस प्रकार से आप जब देखते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल पर क्या हो रहा है? काउंटिंग रिपीट हो रहा है। तो उसी प्रकार एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी ना, वो एक रेगुलर इंटरवल, इट मींस रेगुलर पीरियड के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या करती है? रिपीट करती है। वो हमारा कहलाता है पीरियोडिक। और जब हम टेबल की फॉर्म करते हैं, तो टेबल तो आप बचपन में ही देखे हैं। बचपन में जो एक कॉपी आता था टेबल बना हुआ, जिसमें हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम होते थे, वो टेबल कहलाते थे। यानी कि जब एलिमेंट को हम टेबलर फॉर्म में अरेंज करेंगे ना, तो वो हमारा कहला जाएगा टेबल। तो कहने का मतलब सर पीरियोडिक क्या होगा? तो अभी बता दिया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी? रिपीट करेगी। यानी कि कह सकते हैं हम लोग एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर chemical properties repeated after a regular intervals और periods कह सकते हैं। टेबल यानी कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं एलिमेंट को। जैसे कि आप देखिए, यहां पर आपने ऐसी वाली कॉपी बचपन में देखी होगी जिसमें काउंटिंग वगैरह लिखने के लिए आता था। तो ये हमारा कहलाता है हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल रोज कहलाता है। और ये जो देख रहे हैं खा जो देख रहे हैं, इसको हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो एक टेबल जो होता है, यानी कि एक पीरियोडिक टेबल जो होता है, किसका बना होता है? कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, इसके बने होते हैं। आप देख सकते हैं इस चीज को। तो हॉरिजेंटल रोज को हम लोग क्या कहेंगे सर? तो हॉरिजेंटल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलेंगे, और वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। समझ में आई बात है? यानी कि जो वर्टिकल रो हमारे दिख रहे हैं वो हमारे कहलाएंगे ग्रुप्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल सुतालका जो है
वो ग्रुप कहलाएगा, और क्षारिका जो है यानी खड़ा है वो हमारा क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो पीरियड और ग्रुप्स को हम समझ गए, पीरियोडिक टेबल को समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था वो किस तरीके से किया था। तो हमारे मेंडलीफ साहब जो थे ना, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट का, उनका बेस था एटॉमिक मास। क्या था? एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट को अरेंज कर दिया। और एक चीज का उन्होंने ध्यान रखा कि जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट थे ना, उसको एक ही ग्रुप में अरेंज कर दिया। इट मींस हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि दो फैक्टर को लेकर उन्होंने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। पहला क्या हो गया कि एलिमेंट का जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करना, और दूसरा जो हो गया हमारा कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखना। यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स on the basis of increasing atomic masses and, और क्या था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले को एक ग्रुप में रखना, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एंड also similarity of chemical properties। क्लियर हो गई बात है। तो दो चीजें यहां पर आपने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड ऑल्सो सिमिलरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जिस प्रकार से आप ताश देखते हैं, ताश तो आप समझते होंगे, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उस 52 पत्ते को अरेंज किए। किस प्रकार से अरेंज किए? तो समझिएगा बात को कि इस प्रकार से अपने घर में वो अरेंज करते गए, और यहां पर उन्होंने देखा, क्या देखा कि अगर मान लिया जाए यहां पर मैंने लिथियम लिया है, तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मिलती जुलती होगी? तो उन्होंने देखा कि सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम से मिल रही है। उसके बाद देखा पोटासियम को। तो इस प्रकार से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को भी ख्याल रखते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने अरेंज किया। तो इन्होंने क्या किया कि मेन रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। किसको लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। किस लिए लिया भाई? आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? वेरी रिएक्टिव होता है, वो केरो से रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन, यहां पर हम दोनों चीज को समझेंगे, ऑक्सीजन और यहां पर लिए उन्होंने हाइड्रोजन। बोले कि किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से कराएंगे तो वो करेगा ही, और ऑक्सीजन से करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन से करेगा तो वो हाइड्राइड बनाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। यानी कि ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स बनाएगा। हाइड्रोजन क्या बनाएगा? हाइड्राइड्स बनाएगा। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का फार्मूला क्या होगा? मान लो कोई एलिमेंट ले लिया R, और यहां ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो इसका जो होगा O1 होगा। फर्स्ट ग्रुप का वैलेंसी क्या होगा? O1। सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। कुल मिलाकर इसका फार्मूला होगा R2O। सेकेंड ग्रुप को ले लीजिए तो RO
O, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। फार्मूला क्या होगा? RO होगा, 2 से 2 कैंसिल। थर्ड ग्रुप को लेते हैं तो R और O, थर्ड ग्रुप में इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 2, बरोबर इसका फार्मूला हो जाएगा R2O3। उसी प्रकार हाइड्राइड में इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ग्रुप में जब लिया तो यहां पर R को एलिमेंट ले लिया और हाइड्राइड ले लिया। फर्स्ट ग्रुप में लिया R को एलिमेंट और हाइड्राइड ले लिया, इसकी वैलेंसी 1 और फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, बन जाएगा हमारा फार्मूला RH बन जाएगा। सेकंड ग्रुप में इन्होंने लिया तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, तो क्या बन जाएगा? R2H बन जाएगा। थर्ड ग्रुप में कोई ले लेंगे तो R लेंगे, H लेंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 1, यानी कि कुल मिलाकर ये फार्मूला बनेगा RH3, यहां पर RH2 होगा, RH2। ये चीजें क्लियर हो गई। तो इस बेसिस पे जो भी सिमिलर ऑक्साइड और सिमिलर हाइड्राइड का जो फार्मूला बनाते थे, जो भी एलिमेंट, उसको एक ग्रुप में उन्होंने अरेंज कर दिया। जैसे कि आप मान लीजिए यहां पर ले लीजिए सोडियम को ले लीजिए, तो सोडियम का फार्मूला क्या होगा? Na2O। इसमें सेकंड में आते हैं तो कैल्शियम का क्या होगा? CaO। देखिए R2O3 में एल्युमिनियम ले लीजिए, Al2O3। उसी प्रकार इसमें आप ले सकते हैं, क्या ले ले? लो भैया, लिथियम हाइड्राइड ले ले, कोई दिक्कत। ये हमारा RH2 है तो CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड ले लीजिए, इसमें एल्युमिनियम हाइड्राइड को ले लीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि एलिमेंट जो होता था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले का, चाहे वो ऑक्साइड का हो चाहे वो हाइड्राइड का हो, चाहे वो ऑक्साइड का हो चाहे वो हाइड्राइड का हो, सिमिलर फार्मूला के द्वारा इनको डिनोट किया जाता था। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसका भी सेम फार्मूला, ऑक्साइड का भी सेम फार्मूला और हाइड्राइड का भी सेम फार्मूला। अब किसी थर्ड ग्रुप का बाबू कोई भी एलिमेंट तुम ले लो, उसका फार्मूला हमेशा क्या होगा? RH3 होगा। फर्स्ट ग्रुप हाइड्राइड में और ऑक्साइड में फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका फार्मूला R2O3 ही होगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, जो कि उनके लिए काफी आसान हुआ और काफी हद तक उसमें इंप्रूवमेंट हुआ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, जो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। नोट करिए यहां तक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारे मेंडली साहब ने इस प्रकार से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि जो प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट का, है ना, जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं किसके? एटॉमिक मास के। यानी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो आपको अभी बताया, क्या बताया भैया? कि मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था ना, वो 2 फैक्टर को लेकर चला था। कौन कौन सा फैक्टर था? पहला तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था और दूसरा था सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रखना। यानी कि फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, for the classification of element, Mendeleev's guided by two factors,
लाइट कट गई थी तो देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मेंडलीव्स गाइडेड बाय 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। पहला फैक्टर हमारा आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया, क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। दूसरा क्या था? ग्रुपिंग टुगेदर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। इस प्रकार से मेंडलीव ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो जब क्लासिफिकेशन किए तो कुछ लिमिटेशन भी थी, कुछ एनोमलीज थी, मतलब कमियां थी इनके क्लासिफिकेशन में, लेकिन कुछ मेरिट्स भी थे। अब तक आपने सबका लिमिटेशन पढ़ा, डिमेरिट्स पढ़ा, लेकिन ये जो हमारे मेंडलीव साहब थे इनकी कुछ मेरिट्स थी। क्या क्या मेरिट्स थी? तो मेरिट्स के बारे में हम समझते हैं। मेरिट्स क्या था? तो पहला इनका जो मेरिट था ना, कि इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि हम कुछ जगह छोड़ रहे हैं, अपने पीरियोडिक टेबल में, कि इस प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट और भी खोजे जाएंगे जिसको तुम उठा करके यहां पर ही रख देना, लेकिन पीरियोडिक टेबल में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यानी कि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। कौन कौन था? उसका कुछ नाम उन्होंने दिया, एका एल्युमिनियम, ठीक है, उस प्रकार से उन्होंने नाम दिया। क्या क्या था? तो 3 गो ग्रुप गैप छोड़े थे। कितना गैप छोड़े थे? मेन रूप से छोड़े थे तो बहुत सारा गैप्स छोड़े थे, बहुत सारा गैप्स, लेकिन 3 गैप्स के बारे में हम समझते हैं कि 3 गैप्स जो छोड़े गए थे कौन कौन थे। तो उसके जगह पर एलिमेंट का नाम दे दिया गया। क्या क्या था? एका बोरॉन, एका बोरॉन। दूसरा था हमारा एका एल्युमिनियम, और तीसरा था एका सिलिकॉन। ये 3 एलिमेंट थे जिसका नाम दे दिया गया एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। ऐसा नहीं कि इसका नाम जो है दिया गया है, यानी कि जिस ग्रुप का ये जो एलिमेंट थे ना, उसी ग्रुप के बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। जैसे कि एका बोरॉन का आगे चलकर जो नाम हो गया वो हो गया अस्कैंडियम। क्या हो गया? अस्कैंडियम। एका एल्युमिनियम का आगे चलकर नाम जो हो गया वो हो गया गैलियम, और एका सिलिकॉन का आगे चलकर नाम हो गया जर्मेनियम। तो ये पहला मेरिट था। उन्होंने 3 वो गैप छोड़ा था, उसमें आगे चलकर खोज हुआ एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन का, जिसका आगे चलकर नाम हो गया अस्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। दूसरा जो था इनका, दूसरा मेरिट क्या था कि नोबेल गैस का जब खोज हुआ, बहुत सारे खाली स्थान छोड़ दिए थे, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो नोबेल गैस जो थे, नोबेल गैस उन गैसों को हम लोग बोलते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, जिनका रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद होते हैं। तो जब उनकी खोज हुई, नोबेल गैस की खोज हुई, तो किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ उनके पीरियोडिक टेबल में, और उसको क्या है ना, एक सेपरेट ग्रुप बना करके रख दिया गया, ताकि किसी प्रकार का हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिस्टर्बेंस ना हो। यानी कह सकते हैं एकोमोडेट
नोवेल गैसेस, एकोमोडेट नोवेल गैसेस। कहां रखा गया? प्लेस्ड सेपरेटली, प्लेस्ड सेपरेटली कह सकते, प्लेस्ड इन, डायरेक्ट कहो ना ऐसे, प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल, बिना डिस्टर्ब किए हुए पीरियोडिक टेबल को उसको रख दिया गया। उसके बाद उन्होंने बताया तीसरा इनका मेरिट था, तीसरा जो मेरिट था हमारा, जब हम इसकी थर्ड मेरिट की बात करते हैं तो थर्ड मेरिट जो हमारा था, करेक्टेड द एटॉमिक मास। क्या था? करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट जो थे उनके एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपका हो गया बेरिलियम, बेरिलियम की बात करें तो स्टार्टिंग में इसका जो एटॉमिक मास एज्यूम किया गया था वो 14.9 था। ये स्टार्टिंग में माना गया था कि 14.9 था, लेकिन हमारे मेंडलीव साहब ने, किसने? मेंडलीव साहब ने इसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली बताया कि 9.8 होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास में करेक्टनेस किया। अब हम बात करने वाले हैं इनके एनोमलीज के बारे में, मतलब क्या क्या कमियां थी। तो कमियां के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले इनकी कमी हम जानेंगे क्या चीज, कि उन्होंने आइसोटोप, किसको? आइसोटोप के पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भैया आइसोटोप अगर किसी एलिमेंट का है तो हम उसको कहां पर रखेंगे, उसको कहां पर रखेंगे। तो चलिए इसके एनोमलीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। एनोमलीज, यानी कि पहला एनोमलीज था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आइसोटोप के पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझिए, ये जो आइसोटोप हमने लिखा है, ये आइसोटोप का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको हम लोग समस्थानिक बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। कहने का मतलब जिसका पोजीशन सेम हो, पोजीशन सेम हो, मतलब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंस हो। जैसे कि हम क्लोरीन के आइसोटोप की बात करते हैं तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, इसकी एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगी, ये दोनों सेम ही रहेगा, लेकिन इसका 35 और इसका 37 होता है 35.5। तो अप्रोक्स हम 35 लेकर देखते हैं। तो मेंडलीव साहब ने मास के बेसिस पे अरेंज किया था, तो वो कंफ्यूज कर गए कि इसका तो 35 मास होता है और इसका तो 37 मास होता है, तो हम इसको रखें तो कहां रखें। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये पहला एनोमलीज था इनका।
दूसरा एनोमलीज था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी यानी कि हाइड्रोजन के पोजीशन को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को हम कहां रखें। कुड नॉट बी असाइंड प्रॉपरली, हाइड्रोजन के पोजीशन को वो सही तरीके से बता नहीं पाए कि कहां पर हम इसको रखें। जैसे कि कैसे वो कंफ्यूज कर गए इस चीज को आप देखिए कि हाइड्रोजन ये मेटल से रिएक्ट करता है। किसे रिएक्ट करता है? मेटल से। तो मेटल का हाइड्राइड बनाएगा, मेटल का हाइड्राइड बनाएगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड होगा, यानी कि आयनिक कंपाउंड होगा। और हाइड्रोजन क्लोरीन से भी रिएक्शन कर सकता है, यानी कि नॉन मेटल से भी रिएक्ट कर सकता है। नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का हाइड्राइड बनाएगा, यानी HCl बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हम कराते हैं तो HCl बनाएगा। यहां पर सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। आप लोग को पता है नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बनता है। ये कौन सा कंपाउंड हो जाता है? कोवैलेंट कंपाउंड हो जाता है। इस कंडीशन से वो कंफ्यूज कर गए। अब इन्होंने देखा कि हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होता है, और हमारे सोडियम की भी वैलेंसी क्या होती है? 1 होता है। सोडियम की भी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। तो हम रखें तो कहां रखें? हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 और सोडियम की वैलेंसी 1, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। दोनों से एक मेटल से भी रिएक्ट कर रहा है और नॉन मेटल से भी रिएक्ट कर रहा है। इस प्रकार से वो हाइड्रोजन के पोजीशन को असाइन सही जगह पर नहीं कर पाए। तीसरी बातें क्या थी? रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास का रॉन्ग ऑर्डर हो गया। जैसे कि उन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे, लेकिन यहां पर परेशानी यहां पर उत्पन्न हो गई कि निकेल और कोबाल्ट के बीच में। निकेल के यदि एटॉमिक मास की हम बात करते हैं तो 58.7 होती है और इसकी 58.9 होती है। 58.9 होता है और 58.7 होता है। तो किया क्या गया कि कोबाल्ट को पहले रख दिया गया और निकेल को बाद में रख दिया गया, जो कि इनकी कमी थी, क्या थी? कमी थी। और एक और कमी हम लिख देते हैं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं कि गैप उन्होंने बहुत ज्यादा छोड़ रखा था, वो भर नहीं पाया एलिमेंट से। मेनी ऑफ द एम्प्टी स्पेस अनरिमेंड, यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे गैप, ऐसे याद रखिएगा, लिख देते हैं मेनी ऑफ द गैप्स आर रिमेंड। बहुत सारे गैप जो है खाली भी रह गए। समझ गए? ये हमारे मेंडलीव साहब की पूरी कहानी थी, जिसमें उनके एनोमलीज मेरिट्स के बारे में हमने जाना। अब हम चलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे हेनरी मोसले साहब ने किया था, और जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ तो जितने भी एनोमलीज थे किनके? मेंडलीव्स के, वो सब क्या हो गए? दूर हो गए। सब क्या हो गए? दूर हो गए। तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं किनकी?
हेनरी मोसले बाबा की। एक बार जहां भी हो आप प्रेम से बोल सकते हैं मोसले बाबा की जय, मोसले बाबा की जय। तो चलिए मोसले बाबा को देख लिया जाए। मोसले बाबा यहां पर हम लिख देते हैं हेनरी मोसले। हेनरी मोसले बाबा ने जो बताया था यहां, इन मेंडलीव क्या बताए थे कि प्रॉपर्टी जो होगा एलिमेंट का पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक मास का, लेकिन इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट्स कर दीजिए, एलिमेंट्स आर पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था पीरियोडिक टेबल का वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एलिमेंट, एलिमेंट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया था। पीरियोडिक फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर का होगा। तो इनके आते ही ये सारे एनोमलीज क्या हो गए, दूर हो गए। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए आप, यहां पर निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है, निकेल का जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा होता है कितना, 27। निकेल का कितना, निकेल का होता है, निकेल का होता है, हाँ निकेल का होता है 28 और इसका होता है 27। तो ये आ गया पहले, ये हो गया बाद में। हाइड्रोजन के प्लेसमेंट भी सही तरीके से कर दिए, चाहे वो पहला ग्रुप में रहे चाहे 7 ग्रुप में रहे। आइसोटोप में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बोला भैया जब 17 दोनों में इलेक्ट्रॉन है तो कहेला हम अलग अलग रखेंगे, एक के वो गैपा में घुसेड़ दो ना। तो जितने भी प्रकार के एनोमलीज थे हमारे वो दूर हो गए मोसले बाबा के आने से। मोसले बाबा के आने से उनका कहना था कि जब एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट है तब उसका अलग अलग कैसे एटॉमिक नंबर हो जाएगा, कभी हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कभी। जब भी होगा एक एटम का एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एलिमेंट पे, कि कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एलिमेंट में। क्लियर हो गई यहां तक बातें? तो ये हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गई मोसले बाबा तक। अब हम जानेंगे कि जो क्लासिफिकेशन किया गया हमारे हेनरी मोसले साहब के द्वारा, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आधुनिक आवर्त सारणी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें क्या क्या ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो उसके बारे में हम समझेंगे। और एक चीज और थोड़ा सा हम बता देना चाहेंगे कि हमारे मेंडलीव बाबा, मेंडलीव ने जो किया था जो क्लासिफिकेशन, थोड़ा सा छूट गया पॉइंट, जो भी हो जैसे लिखाता हो, मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें कितने ग्रुप्स थे, कितने ग्रुप थे? आपको पता होना चाहिए कि उसमें कितने ग्रुप्स थे, बताइए जल्दी। वो थे 8 ग्रुप्स। कितना ग्रुप्स? कितने ग्रुप्स थे? 8 ग्रुप्स थे। 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। 7 पीरियड थे, 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड। तो इन 8 ग्रुप्स में से ना 2 पार्ट में बांटा गया था 8 ग्रुप्स को। 7 जो ग्रुप थे उसमें नॉर्मल एलिमेंट थे, और जो बचालका एगो हुआ ना उसमें पता है ट्रांजिशन एलिमेंट थे। कौन सा एलिमेंट थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है? तो वो एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करे, ऑक्सीडेशन नंबर क्या करे?
वैरी करे। वो बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार से होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं पीरियोडिक टेबल। तो इसमें जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वैरी होती है। जैसे कि सोडियम की बात कर लो तो सोडियम का वैल्यू कितना होता है, +1। ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आयरन को ले लेते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करते रहेगी, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें। अब मोसले साहब में कितने ग्रुप्स थे, तो 18 ग्रुप्स थे। कितने ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड थे। क्लियर हो गई, कंफ्यूज नहीं होइएगा इन दोनों में। 8 ग्रुप्स 7 पीरियड, इसमें 18 ग्रुप्स 7 पीरियड था। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ग्रुप्स और पीरियड्स की। नोट करिए यहां तक। तो अब हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी, पीरियड। जब हम पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ने पर लास्ट में 1 आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तोड़ने पर लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन आता है वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जैसे इसमें से आप किसी का भी ले ले, सोडियम का ले लीजिए, तो सोडियम का तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 आएगा, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गई 1, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसकी 3, इसकी 4, 5, 6, 7, 8। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया। यहां देखिए, ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया, ये हमारा राइट पार्ट हो गया। जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज। यहां पर 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करें वैलेंसी की, दूसरी बात करते हैं हम लोग वैलेंसी की। तो वैलेंसी मैंने बताया था क्या, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये जी रहेगा, वो हमारी वैलेंसी होगी। अगर इसके अलावा 5, 6, 7, 8 जब इतना आ जाए लास्ट में, तो 8 में से इसको घटा देना है। 8 में से इसको क्या करना है, घटा देना है। यानी 5 त 3 6 त 2 7 त 1 8 त 0 वैलेंसी हो जाएगा। यानी इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5 होगी वैलेंसी नहीं। अब 8 में से क्या करना है, घटाना है। तो इसका 8 में से 5 गया, 3, 2, 1, 0। क्लियर है। यानी कि यहां से पता चला हमको एक चीज कि फर्स्ट इंक्रीज वैलेंसी फर्स्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, देन क्या करेगा, देन डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गई बातें। बात करें साइज ऑफ द एटम की। अब तीसरी बातें हम लोग कर रहे हैं, साइज ऑफ द एटम की साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होगा। यानी कि सबसे पहले इतना बड़ा, उसके बाद इससे छोटा, उसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद इससे छोटा, इस तरीके से। यानी सबसे बड़ा कौन होगा, सोडियम, उससे छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा एल्युमिनियम, उससे सिलिकॉन छोटा, इस इधर जाते जाते छोटा होते चला जाएगा। क्लियर हो गई बात एटॉमिक साइज की। साइज ऑफ द एटम को हम लोग एटॉमिक साइज भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेटालिक कैरेक्टर। कौन सी कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लो। मेटालिक कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं
तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ये देखो, ये मेटल मेटल मेटल, यहां से नॉन मेटल शुरू हो जाता है। यानी कि जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटल से क्या होते जा रहा है, नॉन मेटल होते जा रहा है। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर की बात करें हम तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि मेटल था, यानी ज्यादा मेटालिक होगा, इससे कम मेटालिक होगा, इससे भी कम मेटालिक होगा, और इसके बाद तो हमारा नॉन मेटल आना शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी। लेकिन यदि आपसे कोई पूछे कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज होगी। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, हमारी इंक्रीज करेगी। पांचवी बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है भैया, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सोडियम होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, सोडियम होता है। फिर उससे कम कौन हो जाएगा, यानी कि यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, फिर रिएक्टिविटी क्लोरीन तक क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लोरीन तक क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी कि सोडियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा, लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सिलिकॉन होगा, और फिर ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाता है, क्लोरीन। इसका कहने का मतलब तो एक चीज हमको पता चलता है कि पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी, उसके बाद क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यानी कि फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। मेटालिक कैरेक्टर पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर आगे चल करके क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगली बात है छठी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। छठी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इसका ऑक्साइड का, यानी कि नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेटल है, ये भी मेटल है, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वो मेटल का ऑक्साइड हुआ, किसका ऑक्साइड होगा, मेटल का ऑक्साइड, तो क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। अगर वो नॉन मेटल का ऑक्साइड हुआ, नॉन मेटल का ऑक्साइड हुआ, तो एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्लियर होगी बातें। यानी कि इसको हिंदी में हम लोग धातु कहते हैं, इसको हम लोग अधातु बोलते हैं। यानी कि इसका ऑक्साइड जो होगा एसिडिक इन नेचर, और इसका ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। लेकिन यहां पर जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो एल्युमिनियम जो होता है हमारा एम्फोटेरिक बनाता है। क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहने का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है हमारा वो मेटल भी होता है, और सॉरी एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर दोनों होता है। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें। ये हमारी थी नेचर ऑफ द ऑक्साइड की बातें। तो इतने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पीरियड की। कितने कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, साइज ऑफ द एटम, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करेगा, पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि सिलिकॉन जो हो जाता है लिस्ट रिएक्टिव हो जाता है, और फिर ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाता है, क्लोरीन। तो देन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटल का ऑक्साइड देखिए, धातु क्या होता है, धातु, धातु और आधातु। आधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा। अम्लीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। आ से अधातु, आ से अम्लीय। बाकी धातु का तो क्या हो जाएगा भैया, क्षारीय हो जाएगा। धातु का क्या हो जाएगा, क्षारीय हो गया। यहां तक की बातें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स की इतना नोट करिए। चलिए
अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप्स की। ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप्स में यदि आपको पूछे कि भैया बताओ अगर आपसे ग्रुप में पूछे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो ग्रुप भैया ऐसे ना आएंगे हम, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा तो लिथियम का 2 हो जाएगा, उतना ही ना होगा, क्योंकि एक ही ग्रुप में ना रखा गया है सबको। तब इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं आती है। तुमसे पूछा है कि तीसरे ग्रुप वाले एलिमेंट का जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होता है, तो आप क्या बताओगे इसमें कि 3 होता है, चौथे वाला का 4, पांचवें वाला का 5, छठे वाला का 6। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होती है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। वैलेंसी आपसे पूछ ले तो वैलेंसी भी वही रह जाएगी। फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3, क्योंकि 8 में से 5 घटाएंगे आप, इसकी 2, इसकी 1, इसको 0, यानी कि वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग साइज ऑफ द एटम की। किसकी बात करते हैं, साइज ऑफ द एटम की बात करेंगे। तो ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ये साइज ऑफ द एटम है। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब बात करें मेटालिक कैरेक्टर की। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज होगा। क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। केमिकल रिएक्टिविटी की बात कर लो तो केमिकल रिएक्टिविटी भी हमारा क्या करेगा, सॉरी, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा केमिकल रिएक्टिविटी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉन मेटल के तरफ, नॉन मेटल के तरफ, ये मेटल के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, मेटल के लिए। अगर हम नॉन मेटल के लिए कह दें, अगर हम नॉन मेटल के लिए कह दें तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटल के लिए डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटल के लिए केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगी। अब मेटल के लिए क्या होगी, इंक्रीज होगी। मेटल के लिए क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेचर ऑफ द ऑक्साइड की बात कर लो। नेचर ऑफ द ऑक्साइड, तो नेचर ऑफ द ऑक्साइड में क्या किसी प्रकार की चेंजिंग होगी, नहीं होगी। भैया फर्स्ट ग्रुप में है, मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, हमेशा बेसिक इन नेचर होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, हमेशा एसिडिक इन नेचर होगा। क्लियर हो गई यहां तक बातें। तो बात करते हैं हम कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। समझ रहे हैं, कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे और किस पीरियड को किस नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझिएगा। इसका ट्रिक है 2, 8, 8, 18, 18, 32, यानी कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होंगे, आपको दिख ही रही होगी, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32। बात रही 7 की, तो 7 को हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। तो 2 को क्या कहते हैं सर, 2 वाले को हम लोग वेरी शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कौन है, फर्स्ट पीरियड। कौन सा पीरियड, फर्स्ट पीरियड। कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। सेकंड पीरियड की बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट बोलते हैं। थर्ड की बात करें तो इसको भी हम लोग शॉर्ट बोलते हैं। और इसके बाद फोर्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं। फिफ्थ को भी क्या बोलते हैं, लॉन्ग बोलते हैं। और 6 में 32 एलिमेंट है,
इसलिए इसको हम लोग वेरी लॉन्ग बोलते हैं। और 7 तो आपको बता ही दिया गया है कि इनकम्प्लीट होता है। यानी ट्रिक याद करना है 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। क्लियर हो गई बातें। यहां पर एक चीज और आपको हम इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि सर इतने सारे एलिमेंट हैं, इसको हम कैसे आसानी से याद रखें, कैसे इसे हम आसानी से याद रखें। तो कैसे रखेंगे यार, सोचने वाली बात है। चलिए बहुत ही आसान तरीका ट्रिक बता रहे हैं, इसको कॉपी में हो सके तो नोट कीजिएगा। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम कैसे याद रखेंगे? हलीना ने किया रब से फरियाद। हलीना ने किया, ने यहां पर साइलेंट हो जाएगा। हलीना ने किया रब से फरियाद। देख रहे हैं। सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की, तो बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहां पर देखिए बाल, बाल हो गया BAL, बाल गंगाधर इन तिलक, बाल गंगाधर इन तिलक। यहां पर शंकर जी का पूरा परिवार एक ही में है, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। यहां पर पूरा फिल्म इंडस्ट्री है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। यहां पर ओससे टीपो, ओससे टीपो, क्या याद रखेंगे? ओससे टीपो। ये हमारे हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ याद रखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और ये हमारा नोबेल गैस होता है, जिसको हम लोग जीरो ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। ये अनरिएक्टिव एलिमेंट भी इसे हम बोल सकते हैं। तो इसका नाम कैसे याद रखेंगे? ही नी अगर कर एक्स रन, ही नी अगर कर एक्स रन, ही नी अगर कर एक्स रन। ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल था क्लासिफिकेशन एलिमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा। ये वीडियो समाप्त हुई आपकी, पूरी तरह चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है। आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहूं। वैसे मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, तो बने रहिए। और वो चैप्टर का नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो बात करेंगे आप अगले वीडियोज में इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।